नमस्कार दोस्तों, आज हम एक वीडियो बनाने वाले हैं जो फिजिक्स के पहला चैप्टर है पर आधारित है, विद्युत आवेश तथा विद्युत अक्षेत्र। आज हम विद्युत आवेश तथा विद्युत अक्षेत्र के बारे में पूरे चैप्टर को ही सोल्व करेंगे। अब इस चैप्टर में जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हुए हैं और इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जिसकी सहायता से आपको इनको पढ़ने में बहुत आसानी होगी और फिजिक्स को आप आसान बना सकोगे। तो इस चैप्टर ये हिंदी नोट्स है, विद्युत आवेश तथा विद्युत अक्षेत्र। विद्युत आवेश, आवेश क्या होता है? हम आवेश को ये भी नहीं बताएंगे क्या होता है, हम ये बताएंगे कि आवेश कैसे बिहेव करता है, किस तरीके से व्यवहार करता है। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो दूसरी वस्तु पर बल आरोपित करता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। अब से 25 साल पहले की बात है, एक थेल्स नाम के एक वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे। उन्होंने समुद्र में पाए जाने वाले एक रेसिन की खोज की जो एक राल के जैसा था, जिसे में चिपचिपा था, वो गम लाइक स्ट्रक्चर थी उसकी, और उसमें छोटी छोटी वस्तुओं को अपने आप आकर्षित करने के गुण थे। अंबर को लैटिन भाषा में इलेक्ट्रॉन से जानते हैं, जिस कारण उन शब्द का नाम उसी वर्ड से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक, इन शब्दों का उत्पादन हुआ, इन शब्दों का जन्म हुआ। तो आवेश क्या है? किसी वस्तु का वह गुण है जो दूसरी वस्तु पर बल को आरोपित करता है। आवेश के गुण, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश है, एक ऋणावेश है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आवेशों का मूल गुण है। आवेश, दूसरा गुण ये है कि आवेश योगात्मक प्रकृति के होते हैं, अर्थात आवेशों को बीजगणितीय विधियों द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें -5q, -6q, 3q प्लस के 4q प्लस के 5q प्लस के 7q चार्ज है। जब इनको ऐड करेंगे, -5q माइनस के 6q प्लस के 3q प्लस के 4q प्लस 5q प्लस 7q -6q प्लस 14q इक्वल टू, ये जब सोल्व करके आएगा तो प्लस 8q के इक्वल आ जाएगा। मतलब इसमें जो टोटल चार्ज है वो 8q है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम इसे बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ या घटा सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लिया है, 5q, 6q, 7q माइनस के 8q आवेश है। तो 5q प्लस 6q प्लस 7q माइनस 8q जब ऐड किया, 11q प्लस 7 18q माइनस से 8q माइनस किया तो हमारे पास 10q बचा। तो हमने बीजगणितीय विधियों द्वारा इस आवेश को जोड़ा और घटाया है। इस तरीके से तीसरे ऑब्जेक्ट में भी देख सकते हैं, 7q, 5q, 8q, 3q माइनस 8q माइनस के 4q है। तो 7q प्लस 5q प्लस 8q प्लस 3q माइनस 8q माइनस 4q, जब इनको सोल्व किया तो पॉजिटिव जो चार्ज हुए वे 15q हुए और माइनस के 4q, तो उनमें 11q होगा। इस तरीके से हमने बीजगणितीय विधि द्वारा आवेश को जोड़ा और घटाया है। कर देगा। हेलो, अब आवेश, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, फोर्थ पॉइंट पे। आवेश संरक्षित होता है, मतलब कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर किया जा सकता है। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। इट मीन दैट चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, द टोटल चार्ज ऑफ ए आइसोलेटेड बॉडी रिमेन कॉन्स्टेंट। इसे हम क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। आवेश क्वांटिक अर्थ होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि आवेश जो होता है वो क्वांटाइजेशन के रूप में होता है, मतलब छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आवेश पाया जाता है। कंप्लीट फॉर्म में आवेश नहीं पाया जाता, टुकड़ों में नहीं पाया जाता, कंप्लीट फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन अभी क्वार्क नाम की एक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई है जो ये बताता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है, ये क्वार्क से मिलकर बने हैं। और क्वार्क हमारे 6 टाइप के होते हैं, अप डाउन, बॉटम अप और लेफ्ट ऑन क्वार्क। इस तरीके से क्वार्क 6 टाइप के होते हैं। पहले का नाम है हमारा अप क्वार्क, दूसरा डाउन क्वार्क, तीसरा अप बॉटम क्वार्क, और इस तरीके 6 नाम हैं उनके क्वार्क के। तो दोस्तों इस तरीके से 6 टाइप के हमारे क्वार्क होते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, चार्म क्वार्क, बॉटम क्वार्क, टॉप क्वार्क। इनसे हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ है। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स है वे लेप्टॉन से मिलकर बने हुए हैं। तो इट मीन दैट कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का निर्माण भी कुछ फंडामेंटल पार्टिकल से हुआ है। लेकिन जो हमारी क्वांटम थ्योरी कहती है कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल तो
हमें इसी थ्योरी को पढ़ना है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की ई से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, जितने भी चार्ज है वे ई के इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब सरल गुणक है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। लेकिन नई थ्योरी के अकॉर्डिंग कि भाई ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स भी इनसे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिन्हें हम क्वार्क और लेप्टॉन्स कहते हैं। ये कुल मिलाकर 12 होते हैं। अगर फ्यूचर में क्वार्क की थ्योरी अप्लाई हुई तो हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को होल्ड करना पड़ेगा। तो हम पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। विद्युत आवेश आवेश क्वांटीकृत होता है। विद्युत आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता। किसी वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश ई का सरल गुणक होता है। आवेश के इस गुण को क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। क्यू इक्वल टू किसी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन के बराबर होता है, जहाँ एन 1, 2, 3 कोई भी इंटीजर्स हो सकता है और ई की वैल्यू मूल आवेश हो सकती है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻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 ⁻
5e इस तरीके से फॉर्म में मिलेगा, वो प्लस या माइनस का हो सकता है। आवेश का द्रव्यमान के बिना अस्तित्व नहीं है। इट मीन दैट चार्ज एसोसिएटेड विद मास, मतलब चार्ज हमेशा मास के होने पर ही होगा। मास बिना चार्ज के हो सकता है, लेकिन आवेश बिना मास के नहीं हो सकता। इसका मीनिंग ये है, अगर मास होगा तो आवेश भी होगा, वरना आवेश बिना मास के नहीं हो सकता। यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो वो ऋणावेशित होगी, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या होगी, वो धनावेशित होगी। तो इस शब्द में यही कहा गया है, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तब वस्तु के द्रव्यमान में अल्प वृद्धि होगी तथा वस्तु ऋणावेशित होगी। इलेक्ट्रॉन के जाने पर द्रव्यमान में वृद्धि होगी और वो ऋणावेशित हो जाएगी। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तब वस्तु के द्रव्यमान में अल्प कमी होगी तथा वस्तु धनावेशित होगी। आवेश को एक निर्देश फ्रेम से दूसरे निर्देश फ्रेम में ले जाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि वेग के बदलने पर द्रव्यमान बढ़ जाता है। अब इस वर्ड में अभी बता था कि अगर हम वस्तु का वेग बढ़ाएंगे तो आवेश में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान में परिवर्तन आने लगता है। अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि अगर हम ऑब्जेक्ट को बहुत तेजी से स्पीड बढ़ाएंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ने लगेगा, और इस सूत्र द्वारा उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। m बराबर m0 √1 - v² m0 प्रारंभिक द्रव्यमान है, v वस्तु का वेग है और c प्रकाश की चाल है। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रकाश की चाल से चलाएंगे तो उसका मास अनंत हो जाएगा, जो संभव नहीं है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें ये बताया था कि किसी भी मेटेरियल ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान किसी मेटेरियल ऑब्जेक्ट का वेग प्रकाश के वेग के बराबर नहीं हो सकता, अगर ये भविष्य में असंभव होगा। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश एक अदिश राशि है। एसआई प्रणाली में इसका मात्रक कूलाम है और इसकी विमा AT होती है, A एम्पियर T टाइम। ऐसी AT याद रख लो, एक कूलाम। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित हो रही है तो आवेश का मान कितना होगा? 1 कूलाम होगा। दूसरे शब्दों में कहें, यदि किसी चालक में 6.25 × 1018 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं तो उसमें आवेश बस इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करा दीजिए आप, तो आवेश का मान कितना होगा? 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसका मतलब है कि 1 कूलाम आवेश में 6.25 × 1018 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कूलाम का नियम एक बार इसको इंग्लिश में पढ़ें फिर हिंदी में पढ़ेंगे। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसका मतलब है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम ने इस नियम का जब प्रतिपादन किया था तो न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग किया था। जिस तरीके से न्यूटन ने अपना ग्रेविटेशनल लॉ दिया था उसी तरीके से दिया था, तो उन्होंने पाया कि ये नियम वैलिड है। तो केवेंडिश ने इसका प्रूफ भी किया था और एक डिवाइस का इस्तेमाल किया था जो चार्ज की पैमाने को नापता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस विच मेजर द चार्ज नेचर ऑफ द चार्ज क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से हम चार्ज को क्या करते दोस्तों? तो F समानुपाती किसके हुआ? Q1 Q2 के और F समानुपाती 1/r² के। दोनों नियमों को मिलाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। दोनों को नियमों को मिलाने पर F समानुपाती Q1 Q2/r² के हुआ और F बराबर हो जाएगा K × Q1 Q2/r², जहाँ K एक नियतांक है जिसका मान किसके बराबर होता है?
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, और जिसकी वैल्यू 9 गुणा 10⁹ क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होती है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, और इसका मान 8.85 गुणा 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। प्रावैद्युतांक कांस्टेंट के की विमा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। हम के की विमा निकालेंगे तो F के लिए क्या करेंगे, हमने इसकी वैल्यू को हमने के ही मान लिया, यहाँ पे के रख दिया और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, तो के की वैल्यू आ गई 1/FR स्क्वायर Q1 Q2। ठीक है दोस्तों, अब हम F की विमा रखेंगे। F की विमा होती है mLT⁻², R की विमा होती है L R का स्क्वायर है तो L का स्क्वायर हो जाएगा, AT इंटू AT। Q की विमा क्या होती है AT, Q2 की विमा AT। तो हमने A की मल्टीप्लाई करी A स्क्वायर होगा, TT की मल्टीप्लाई करी T स्क्वायर हो गया, ऊपर ML की 213 हो गई और T की -2 ये हो गया। तो K की वैल्यू हो जाएगी K की डायमेंशन हो जाएगी ML की 3, A की -2, T की -4। अगर इसका रिवर्स कर दो तो हमें एप्सिलॉन नॉट की भी मिल जाएगी, वो हो जाएगी M की -1, L की -3, T की -4, A की प्लस की 2। ठीक है, जो माइनस की थी प्लस हो जाएगी, प्लस की माइनस हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि जो चार्ज होता है, चार्ज की आवेश की 2-3 अवस्थाएं होती हैं। जब रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जब मोशन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और जब वो ऑक्सीलेशन करेगा, क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा तो EMV वेव बनाएगा, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव बनाएगा, और जो एक दूसरे के। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब चार्ज हमारा स्थिर होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मतलब विद्युत क्षेत्र बनाएगा नॉर्मली, और जब वो मोशन करेगा तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा। जब कोई वायर में करंट फ्लो करती है तो वो मोशन में होता है वहाँ पे चार्ज, तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है। और जब चार्ज हमारा वाइब्रेशन करेगा, ऑक्सीलेट करेगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड बनाएगा, और वे दोनों फील्ड एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो एक नई टाइप की वेव जनरेट करेंगे जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करेगा। तो चार्ज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये वाली स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखिएगा और ये आपको लाइफ टाइम काम आएगी। तो हम उसी के बारे में बात करते हैं कि अब चार्ज हमारा स्थिर अवस्था में है, तो जब स्थिर अवस्था में है तो अपनी चारों ओर एक क्षेत्र बनाएगा जिसे हम विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर वे त्रिज्यीय क्षेत्र है जिसमें वह त्रिज्यीय क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, एसआई प्रणाली में इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम्ब है, इसका अन्य मात्रक वोल्ट पर मीटर है, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी बस शब्दों में कहे, इंग्लिश में अगर याद करना चाहते हो तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इस न्यूटन पर कूलम्ब है। विमा क्या हो जाएगी, न्यूटन की विमा होती है ML/T की -2, चार्ज की AT, तो ML/T की -3, A की -1 इसकी विमा हो जाएगी। तो दोस्तों हमने ये आपको बताया कि भाई कि जब चार्ज हमारा स्थिर अवस्था में है तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और उसके बारे में मैंने उसके एसआई मात्रक बताया है आपको और उसकी विमा बताई है। और ये पॉइंट आप याद रखेंगे, जब चार्ज हमारे स्थिर अवस्था में होगा तो विद्युत क्षेत्र बनाएगा, जब चार्ज आपका गति अवस्था में होगा तो विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा, जब चार्ज हमारा ऑक्सीलेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करेगा। इसके दो मात्रक हैं, एक तो हमारा मात्रक क्या है, न्यूटन पर कूलम्ब है, और दूसरा मात्रक वोल्ट पर मीटर है। विद्युत बल रेखाएं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका विद्युत बल रेखाएं। जब ये आवेश होता है ना तो अपने चारों ओर अपने फील्ड को चेंज करता है, क्षेत्र को चेंज करता है, तो वो उन क्षेत्र को कुछ रेखाओं के द्वारा चेंज करता है जिसे हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी भी समय किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी, उसे हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक एकांक धनावेश चलता है, विद्युत बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित
धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, अर्थात विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत बल प्रति कूलाम होता है, मतलब विद्युत बल जो लगता है एक प्रति आवेश पर, प्रति कूलाम आवेश पर, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब हम विद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में देखेंगे। हम किसके बारे में देखेंगे? विद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में देखेंगे और यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश को पर समाप्त होती है। कैसे? कि देखो ये धन आवेश से चलती है। कैसे? कि भाई ये धनावेश है तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकल के जाती है और वे कहाँ पे समाप्त होगी? ऋणावेश पे, वरना और ऋणावेश पर ही आती है। तो सिंपल सी बात है, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से जाती है और दूसरे शब्द में कहेंगे विद्युत बल रेखाएं ऋणावेश पर आती है। तो सिंपल सी भाषा में विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। दूसरा पॉइंट, बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, अर्थात विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। उस दशा में कटार बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रकट करेगी, जो असंभव है। इसका मीनिंग यह है कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी क्या नहीं करती? एक दूसरे को नहीं काटती हैं। विद्युत बल रेखाएं कभी नहीं काटती एक दूसरे को। अगर वे काटेगी तो उसकी दो दिशाएं संभव होगी, जो असंभव है, क्योंकि बल की दो दिशाएं नहीं हो सकती, जिस कारण विद्युत क्षेत्र की भी दो दिशाएं नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, ये एक विद्युत बल रेखा ऐसे जा रही है, दूसरी ऐसे जा रही है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की E1 की डायरेक्शन हो गई और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की डायरेक्शन हो गई, तो ये तो असंभव हुआ ना, दो डायरेक्शन हो गई E1 E2 की। तो एक चार्ज के लिए कभी भी दो दिशाएं संभव नहीं है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, अगला पॉइंट देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं, यही बात मैं आपको बता रहा था। विद्युत बल रेखाएं किसी आवेश चालक के तल पर लंबवत मिलती है। हमेशा विद्युत बल रेखाएं ना ऐसे परपेंडिकुलर मिलेगी, परपेंडिकुलर। यही कारण है, याद रखना दोस्तों, अगर ये परपेंडिकुलर ना होती ना तो करंट कहीं पे भी फ्लो हो जाया करती। लोहे पे टच करते तो लोहे पे बिना वायर दिए ही करंट फ्लो हो जाया करती। इसी कारण हमारी करंट नहीं लगता कभी भी। किसी भी मेटल को टच कर लो या कर लो, बिना उसकी मतलब वायर से कांटेक्ट किए बिना, पोटेंशियल दिए बिना करंट नहीं लगता मेटल की चीज़ों में, वरना कभी भी करंट फ्लो हो जाया करता। इसी कारण विद्युत बल रेखाएं किसी आवेश चालक के तल पर लंबवत मिलती है। ये रेखा किसी लचकदार डोली की तरह लंबाई सिकुड़ने पर का प्रयत्न करती है। इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। जब विपरीत आवेश होते हैं तो एक दूसरे से सिकुड़ने की कोशिश करती है, जिस कारण वे एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाती है। क्या लगाती है? आकर्षण बल लगाती है। ये रेखा अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटाने का प्रयत्न करती है। इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये डायग्राम दूसरी तरीके से समझते हैं। ये डायग्राम ऐसे जाएगा और ये इस तरीके से जाएगा, मतलब विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से ऐसे दूरियां बना के चलती है ऐसे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे में क्या करेगी? प्रतिकर्षण करेगी, दूर भगाएगी। तो अगर आपके समान आवेश है तो वे एक दूसरे में क्या करती है दोस्तों? प्रतिकर्षण करती है। आगे देखते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये बात जाननी थी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि एकांक बल पर लगने वाले प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश। अब ये धन परीक्षण आवेश है क्या? जिसका कोई भी खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इतना छोटा चार्ज कि वो जीरो भी ना और जीरो के बिल्कुल नजदीक हो, परीक्षण आवेश कहलाता है। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। ऐसा प्रणाली में इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है। इसका दूसरा मात्रक वोल्ट पर मीटर भी है। अब इसकी विमा कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला है इक्वल टू, हम इसको दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं, इक्वल टू लिमिट
Q टेंड टू 0 F अपॉन Q नोट। इसका फॉर्मूला ये भी लिखा जा सकता है, घबराने की चिंता नहीं है। लिमिट हमने ये दिखाई कि Q नोट इतना छोटा है कि वो 0 भी नहीं और 0 के बिल्कुल नज़दीक भी है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसकी विमा कैसे पहले भी निकाल के दिखाई थी। फोर्स की विमा होती है mLt की -2, Q की होती है AT, ये ऊपर चला जाएगा, mLt की -3, A की -1 हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल, तो आप क्या करेंगे, E में Q की मल्टीप्लाई कर दीजिए, बल आ जाएगा। तो EF बराबर EQ हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा आवेश, ये बल हो जाएगा। अब किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, डायग्राम को पेन से बनाते हैं। ये प्लस कोई चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, ये अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाएगा और एक क्षेत्र दूर तक आएगा। तो इससे r दूरी पर कोई पॉइंट हमारा P है, जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और यहाँ पे हमारा कहीं से लाया हुआ हमने, इसने प्लस कारण, इसके प्लस के कारण कोई आवेश था, इसने दूर इन्फिनिटी पे जा गिरा था, उसको वहाँ से हम यहाँ तक लाए हैं। यहाँ से यहाँ तक लाने में जो हमें फोर्स लगेगा, और फोर्स इसका हमें ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कितनी ताकत दिखाएगा, कितना क्षेत्र दिखाएगा, वो क्षेत्र को फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें कौन सा फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, ये भी प्लस का है भाई, ये भाई भी प्लस का है और ये वाला भाई भी प्लस का है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इनके बीच में कौन सी फोर्स लगेगी, प्रतिकर्षण बल लगेगा। जब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो हम बल की वैल्यू निकालेंगे कूलम्बियन फोर्स की, और उसके बाद क्या करेंगे, Q नोट से डिवाइड कर देंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, इसका हमने थोड़ी थ्योरी लिखी हुई है, अगर आप बनाना चाहते हो थ्योरी को तो बना सकते हो। मानक प्लस Q आवेश निर्वात में बिंदु O पर रखा है, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर ज्ञात करना है, ऐसे लिखना है आप लोगों को, जहाँ धन परीक्षण आवेश Q नोट है। ये थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे आप ज्ञात करो। परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, विद्युत लिख लेना आप, विद्युत बल लगेगा, विद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नोट अपॉन R स्क्वायर। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, फॉर्मूला है F अपॉन Q नोट, F की वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नोट अपॉन R स्क्वायर इंटू Q नोट। Q नोट से Q नोट कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो E की वैल्यू बचेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो आपने क्या देखा कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। यहाँ पे इस बात का एक बहुत ही अलग फैक्ट है बच्चों। इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है, उस चार्ज की वजह से हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो हर एक पॉइंट पर सिमेट्रिकल होगा। मतलब अगर वो स्पेरिकल सिमेट्रिकल होगा, स्पेरिकल सिमेट्री होगी इसमें, मतलब इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वल होगी। अगर मैं दूसरा सर्कल ड्रॉ करूँ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करूँ, तो उसके भी हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जितनी यहाँ पे है उतनी वहीं होगी, लेकिन जितनी यहाँ पे है उतनी यहाँ होगी। ये आपस में बराबर नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस के साथ वो वेरी करेगा। इसका मतलब क्या है कि 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया कि डिस्टेंस के बढ़ने पर घटेगा तो, लेकिन हर एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू इक्वल होगी। इसी सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। गॉसियन सरफेस पढ़ते हैं पॉइंट चार्ज के लिए। इस चीज़ को गॉसियन सरफेस हमें ये बताता है कि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बेटी इक्वल है। तो रेखिक आवेश वितरण, रेखिक आवेश वितरण या इसे लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। इसका मतलब है किसी एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखिक आवेश वितरण कहते हैं। इसे बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और इसे लैम्बडा से डिनोटेट करते हैं। किससे, लैम्बडा से। ये लैम्बडा बना हुआ है बच्चों यहाँ पे, लैम्बडा इक्वल्स टू Q अपॉन L है कूलम्ब पर मीटर। और भी Q की विमा क्या है, 80 है और L है। तो आप कैसे कह सकते हो, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, इतनी बात आप सुनकर इसको ज्ञात कर सकते हो। 80 अपॉन L इक्वल्स टू L की पावर -1 80 हो जाएगा। इसे बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। मतलब ये लंबाई है, उसकी प्रति एकांक लंबाई में कितना आवेश है, उसे बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण या लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्बडा इक्वल्स टू DQ अपॉन DL भी पढ़ लेते हैं कहीं कहीं पे, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, इससे आप चिंता मत मानिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पृष्ठ आवेश वितरण या घनत्व, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। इट मीन दैट प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश वितरण या घनत्व कहते हैं। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा, ये हमारा जो सिंबल बनता है सिग्मा, इससे प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं,
डी क्यू अपॉन डी एस। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कभी भी। और इसका मात्रक क्या है, कूलम पर मीटर स्क्वायर है, AT अपॉन L स्क्वायर, L की पावर -2 ऊपर चली जाएगी, ये वी में हो जाएगी। अब आयतन आवेश वितरण या घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब देखो अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश वितरण या घनत्व कहते हैं। इसे पी से रो है, पी नहीं है दोस्तों, रो होता है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और इसको हम कूलम पर मीटर क्यूब पढ़ेंगे, और रो को हम ऐसे भी लिख देते हैं डी क्यू अपॉन डी वी। तो वी मा बराबर AT अपॉन L की पावर 3, तो L ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत ध्रुव आपने NaCl का नाम सुना होगा, NaCl, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों चार्ज एक दूसरे से इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो इसी संयुक्त युग्म को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। इसी सिस्टम को, इसी निकाय को, तो विद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो विद्युत इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए सिस्टम इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमारा एग्जाम्पल के तौर पे NaCl, HBr, H2O, ये सब क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। जब इनमें आप ब्रेक करोगे पॉजिटिव और निगेटिव आयंस में, तो क्या बनेंगी, विद्युत द्विध्रुव बनेंगी। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि +Q और -Q आवेश एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर स्थित होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ये मूवमेंट होता है, टॉर्क नहीं होता, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव का मान हम क्या करते हैं, एक तो आवेश ले लेंगे और इनके बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यह एक सदिश राशि है। SI प्रणाली में इसका मात्रक कूलम मीटर है। कूलम आवेश का मात्रा हो गया और दूरी का मात्रा क्या होगा, मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, Q × 2a बराबर 2QA कूलम मीटर। विमा क्या हो जाएगी, AT × L, LAT। जैसे उदाहरण HBr हो गई, HI होगा, HI, HBr, H2O, HI हो गई, HI, ठीक है, HBr, H2O, ये सब उदाहरण है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, दो तरीके से हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर। अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र हमारा होता है शॉर्ट डायपोल के लिए। ये फॉर्मूला किसके लिए है, शॉर्ट डायपोल, और ये वाला भी शॉर्ट डायपोल के लिए है, शॉर्ट डायपोल। जब अक्षीय स्थिति पर होता है तो 1/4πε0 2p/r³ निकालते हैं, और निरक्षीय स्थिति पर होता है तो E बराबर 1/4πε0 p/r³। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे अक्षीय स्थिति पर। उसके लिए हम एक डायपोल लेते हैं AB, ठीक है। यहाँ पे इस कॉर्नर पे -Q आवेश रखा है, इस पे +Q, और इनके बीच का सेंटर O है। इस O से R दूरी पर, O से R दूरी पर पॉइंट P है जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। इस वाली डिस्टेंस को हम A कहेंगे, इस वाली डिस्टेंस को भी A कहेंगे। अब मैं करता हूँ +Q से डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये +Q से ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी R + A। भाई यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, R है, और ये +A और ऐड कर लो, R + A हो जाएगी। अगर मैं दूरी की बात करूँ -Q आवेश से, तो दूरी क्या हो जाएगी, R - A डिस्टेंस हो जाएगी। तो अब -Q आवेश के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों होगी, E - Q = 1/4πε0 +Q आवेश R + A का होल स्क्वायर। डायरेक्शन कैसे होगी, देखो प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो बाहर की तरफ होगी, ऐसे होगी, और -Q आवेश के कारण वो भीतर की तरफ को होगी। माइनस की तरफ से अंदर की तरफ होती है, और +Q के कारण वो बाहर की तरफ होती है।
तो इसी वजह से लिखा है P टू A होगी, मतलब P से A की तरफ होगी। इसी तरह सिमिलरली प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस में 1/4πε0 Q/r माइनस A का होल स्क्वायर B टू P होगी, मतलब बाहर की तरफ होगी। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, E प्लस Q माइनस E माइनस Q के इक्वल हो जाएगी। अब इसमें यहाँ पे ये भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल बाद में करेंगे, फिलहाल इसको देख लीजिए कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए E इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, E प्लस की वाली और E माइनस वाली वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है ना। तो E इक्वल टू 1/4πε0 r माइनस A का होल स्क्वायर। E पॉजिटिव वाले के लिए था ही, ये E पॉजिटिव के लिए था और ये माइनस E नेगेटिव के लिए था। तो रखेंगे, इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे 1/4πε0 Q/r प्लस A का होल स्क्वायर। अब इसमें से ये कांस्टेंट टर्म है, Q भी कांस्टेंट टर्म है और 1/4πε0 भी कांस्टेंट टर्म है, उसको बाहर कॉमन ले लेंगे। अंदर हमारे पास बचेगा 1/r माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस A का होल स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, तो ये फॉर्मूला बन गया, ये वाला यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बन गया। ये किसके इक्वल होता है, 4AB के, उसी रूप में ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4RA के इक्वल हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे 4 को 2 × 2 में, जो Q था उसको यहाँ पे लाएंगे, 2QA बनाएंगे, R को बाहर ले लेंगे, ये बन गया P इक्वल टू 2QA डाइपोल मोमेंट। ये क्या बना, डाइपोल मोमेंट, मतलब द्विध्रुव बन गया, ये द्विध्रुव बन गया, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण बन गया, ठीक है। तो इसकी प्लेस पे P रख देंगे और ये एक फॉर्मूला बन गया डाइपोल के लिए। अगर आप एक्सेल पर दूर निकलवाना चाहते हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर आपका डाइपोल शॉर्ट है तो R की डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा ले लोगे तो शॉर्ट डाइपोल के लिए हम क्या करेंगे, A को नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ पे, तो R 2 2 जा 4 पावर हो जाएगी, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। और ये फॉर्मूला शॉर्ट डाइपोल के लिए बनेगा, किसके लिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए ये फॉर्मूला बनेगा। तो ये आपने देखा कि अक्षीय स्थिति पे हम क्या निकाल सकते हैं, डाइपोल को निकाल सकते हैं। यहाँ पे दिखाइए एक बार, एक ही निकाल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे इनको नोट्स को आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं मैंने अपने हाथों से, ही बच्चे से लिखवाए हैं, मेरी राइटिंग इतनी साफ नहीं है बट लिखा खुद ही है मैंने। विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। मेरी बात सुनो, हम निरक्षीय स्थिति मतलब इसके मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ उसकी अक्षीय को छोड़कर, एक्सिस तो ये है, इसको छोड़कर इसकी दूसरी एक्सिस इक्वेटोरियल यानी कि निरक्षीय स्थिति में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लिया हमारे पास एक डाइपोल है AB, दोस्तों बहुत कम समय में आपका चैप्टर फिनिश हो रहा है, अच्छी बात है, आप ध्यान से सुने, हर एक पॉइंट आपको समझदारी से मिलेगा। इससे R डिस्टेंस पे, पॉइंट R डिस्टेंस से इक्वेटोरियल कंडीशन मतलब निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें Q आवेश से इसकी दूरी को फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो वो दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये 90 का एंगल बन रहा है। तो R की वैल्यू, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, BP R² प्लस A का स्क्वायर हो जाएगी, इस तरीके से वाली दूरी आ जाएगी। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे बहुत सोचने वाली बात है। अब यहाँ पे ये एंगल थीटा बना रहा है, क्या बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है, तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा ना, और ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये बात सोचने की, यहाँ पे मैं इसको डायग्राम को यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको, छोटी कंडीशन में। ये माइनस Q है, प्लस Q है, इस पॉइंट पे हमें निकालना है। तो इसकी वजह से बाहर की ओर जाएगा, इसकी वजह से अंदर की ओर जाएगा, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट ब्रेक हो जाएंगे, एक कंपोनेंट ये आएगा, एक कंपोनेंट ये आएगा। ये हमारा E साइन थीटा वाला आ जाएगा, और ये इसी तरीके से प्लस माइनस का E कोस थीटा वाला, E साइन थीटा वाला नीचे आ जाएगा। ये प्लस की वजह से आ जाएगा, एक माइनस की वजह से, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे पास सिर्फ ये बीच वाला कंपोनेंट्स बचेगा जिसे हमने नाम दिया है E प्लस कोस थीटा, E माइनस Q कोस थीटा। सिर्फ हमें यही पार्टिसिपेशन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने में, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने में यही पार्टिसिपेशन करेगा। ठीक है दोस्तों, तो माना एक द्विध्रुव है AB जिसकी निरक्षीय स्थिति बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, और ये R दूरी हमने बता दी, और AP BP की वैल्यू भी हमने आपको बता दी है। तो प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा,
वो भी बताया हमने, वो कांस्टेंट रहेगा 1/4 दोनों कंडीशन में इक्वल रहेगा मैग्नीट्यूड उसका 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर P2A होगा। और प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र वो भी कैसा होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब बेटा अब जब इसका स्क्वायर करोगे ना आप तो ई पॉजिटिव निगेटिव की वैल्यू आ जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। इस तरीके से इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी बेटा, ई पॉजिटिव की वजह से 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, रूट हट जाएगा स्क्वायर की वजह से, ठीक है ना, स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा। तो अब हमारे पास हमें क्या है, दोनों कंडीशन इक्वल ही है, वो दिखा दी है हमने यहाँ पे, वही बात हमने यहाँ पे बताई है। तो बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता हमारी ई क्यू पॉजिटिव के कारण कोस थीटा प्लस ई क्यू माइनस के कारण कोस थीटा बराबर 2 EQ कोस थीटा होगी। और वो वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर देंगे, 2 E की वैल्यू पुटअप करेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस थीटा। अब हमें सबसे मेन मोटा हमारा कोस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कोस थीटा हमारा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बेस क्या है, ये हमारा ए बेस है, और हाइपोटेनिस क्या है, ये है। तो ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हमारी क्या हो जाएगी, कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। और ये वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, ये हमने वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी। ए है बच्चों, ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो अब ये 2QA क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। P इक्वल टू क्या होता है, 2QA विद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू, इसमें जब एक पावर ये रही, आधी पावर की जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 8 हो जाएगी, और पावर कितनी होगी 3/2 हो जाएगी। ये है लॉन्ग डाइपोल के लिए। अगर हमें शॉर्ट डाइपोल यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, ए को नेगलेक्ट कर देंगे, तो E इक्वल टू आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर का स्क्वायर, और इसकी पावर 3/2, 2 से 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ जाएगी, E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर की पावर 3। और ये भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर की पावर 3 की। तो देख लीजिएगा, इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे वैल्यू पुटअप की, E क्यों की 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस थीटा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको सीधा करके लिख दिया 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू हमने ये पुटअप की 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमने दोनों की मल्टीप्लाई करके ये पावर जनरेट की, इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। आर बहुत छोटा है, आर बहुत बड़ा है किससे, ए से, तो शॉर्ट डाइपोल के लिए हमने फॉर्मूला बना दिया। ए को छोड़कर तो ए स्क्वायर तो बचेगा, 2 से 2 पावर को कैंसिल आउट कर देंगे, पावर 3 बचेगी। तो विद्युत क्षेत्र E की दिशा विद्युत द्विध्रुव की अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। देखो कैसे होगी बच्चों, डाइपोल की दिशा तो ये है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी क्या आई, ये वाली विद्युत क्षेत्र की दिशा आई। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगी, डाइपोल के विपरीत दिशा में होगी, डाइपोल की विपरीत दिशा में होगी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट, अब विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता के संबंध में जब विद्युत द्विध्रुव अक्षीय स्थिति पर हो, निरक्षीय स्थिति में हो। दो बच्चों याद रखना, अभी आपने अक्षीय स्थिति में निकाला डायसोर डाइपोल के लिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर की पावर 3, और निरक्षीय स्थिति में निकाला 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर की पावर 3। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अक्षीय स्थिति में है तो 2 गुना होगा निरक्षीय स्थिति का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम विद्युत क्षेत्र को, डाइपोल को, मतलब जो हमारे पास द्विध्रुव है डाइपोल बोलते हैं उसको, हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रख देंगे, और हम देखेंगे उस पर कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स उस पर कुछ नहीं लगेगा, लेकिन उस पर एक बल युग्म लगेगा, कपल लगेगा, बल का एक कपल लगेगा, जिस कारण वहाँ पे एक आघूर्ण पैदा हो जाएगा। उसी आघूर्ण को हम निकालेंगे। सुनो मेरी बात ध्यान से, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये हमारे पास एक डायग्राम है, डायग्राम के बाद ही थोड़ी कराएंगे। हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मतलब विद्युत यूनिफॉर्म मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में, उसमें हमने एक द्विध्रुव आघूर्ण को थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। ये द्विध्रुव आघूर्ण है, और इसको हमने थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। इस डायग्राम को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, वहाँ से भी नोट कर सकते हो और यहाँ से भी आप
ध्यान से नोट कर सकते हो। मैंने एक आघूर्ण लिया है, सॉरी डायपोल लिया, और इसको थीटा कोण बनाते हुए यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इसका नाम है ए बी। ठीक है, ये नेगेटिव साइन है इधर और इधर पॉजिटिव साइन है इसका, तो इसके कारण से एक प्लस का क्यू ई फोर्स लगेगा, इधर को एक माइनस का क्यू ई फोर्स लगेगा। दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन ये इसे क्या करेंगे, ये इधर को फोर्स लगाएगा, ये इधर को फोर्स लगाएगा, तो इसे घुमाने की कोशिश करेंगे ताकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाए। तो यहाँ पे हमारा एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, उसी का हम मान निकालेंगे। तो उसके लिए लंबवत दिशा की जरूरत पड़ेगी और उसे हमें ज्ञात करना है। ये है हमारी 2a साइन थीटा, इसी को हमें निकालना था। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब इसको थ्योरी के रूप में पढ़ते हैं। माना एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत अक्षेत्र ई में रखा हुआ है। विद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है जो विद्युत द्विध्रुव को अक्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, जिसे प्रत्यनयन बल युग्म कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण निकालेंगे। बल आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, बल गुणा क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। क्रिया रेखा की लंबवत दूरी आई हमारी 2l sin थीटा। कोई l बोल रहा है, इसको a o बोल रहा है। हम a से रिप्रेजेंट करेंगे, जब हमने a का ही यूज किया है तो हम उसको a से रिप्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, तो इसको a ही कर लीजिए सभी जगह, l से अच्छा नहीं रहेगा। इसको हम a ही बताएंगे, जब हमने a से ही रिप्रेजेंट किया है उसको तो a से ही दिखाएंगे हम उसको। ठीक है, तो हमारी ये दूरी कितनी हो गई, ये लंबवत दूरी है क्रिया रेखा की, ये 2a sin थीटा हो गई। तो बल कितना है, QE है, आवेश गुणा क्षेत्र, और दूरी कितनी है 2a है, 2a sin थीटा है, तो 2QA क्या बन जाएगा, हमारा P बन जाएगा, P बन गया, और E है ये PE sin थीटा बन जाएगा। यानी कि जो आघूर्ण आया हमारा टोए बराबर PE sin थीटा। अगर वेक्टर रूप में बात करें तो क्या हो गए, टोए इक्वल टू PE sin थीटा। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, मेरी बात सोचने की है। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं करके, मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में हमारा टॉयस ऐसे रखा है P हमारा, और दोनों कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा। तो आघूर्ण कागज के तल के लंबवत होगा ऐसे, ये होगा हमारा टॉय P गुणा E। ये बात नोटिस कर रखनी है, देखो कैसे बनाई मैंने, जिस तरह से मैंने पढ़ाया आप लोगों को कि E हमारा इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में ये हमारा, और P हमारा ऐसे रखा हुआ है ना, तो दोनों एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा। तो हमारा जो आघूर्ण होगा ना, इसके कागज के तल के लंबवत ऐसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो थीटा, इसकी अलग अलग कंडीशन है, कुछ कंडीशन है, अगर थीटा की वैल्यू 90 है, कुछ केस बनाए हुए हैं, अगर मैं बना देता हूँ, पहले सेकंड केस के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट केस मैं भी बना के दिखाता हूँ। फर्स्ट केस क्या होगा, केस फर्स्ट,